Hello and welcome to another video. In this video, I am going to talk about the template for the writing that you can use both in your IELTS or PT. It doesn't matter for which test you are preparing. This template can provide you a lot of background and a lot of information regarding the structure of both the essays format, and by using this, you will able to score better in your writing. To begin with, सबसे पहले हम क्वेश्चन टाइप समझ लेते हैं कि कितने किस्म के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। राइटिंग के अंदर कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी आप लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर सम वर्ड वही पूछा जाता है बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड आपकी एबिलिटी टू राइट ऑन द टॉपिक्स, ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, whether you can pick a side, whether do you have ideas enough to talk about those, to argument about those topics or not. तो ये बेसिक जो है ना फंडामेंटल्स हैं वो किसी भी टेस्ट के लिए सेम रहते हैं, वो वही चीज़ें असेस कर रहे होते हैं। तो हम जेनेरिक जो भी नॉर्मली यूज़ होते हैं हम उन क्वेश्चन टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट यू टू शो द क्वेश्चन टाइप्स। तो चलते हैं स्क्रीन पर। हमारे पास ये जो क्वेश्चन टाइप हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन टाइप हैं और इन्हीं के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्री और डिसअग्री और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, जो पहले दो लिखे हुए हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि अग्री डिसअग्री केस के अंदर यू नीड टू सेलेक्ट वन साइड ओनली। आप किसी एक साइड को पिक करते हो, आपका जो ऐसे है वो वन साइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टू साइडेड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव मार्किंग आएगी उसकी या कोई मसला होगा, बट वन साइडेड इज़ एंड शुड बी प्रेफर्ड क्योंकि उसमें ज़्यादा एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट हो सकता है और पता चलता है कि राइटर हैज़ द एबिलिटी टू टेक वन साइड। इसके बरक्स अगर हम टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री की बात करें तो उसमें आपके पास रूम है कि यू कैन आइदर टॉक अबाउट बोथ ऑफ द पॉइंट्स और यू कैन पिक द वन। अगर आप वन साइडेड लिख दो, अगेन आई रिकमेंड ऑलवेज टू माई स्टूडेंट टू ट्राई टू गो टू वन साइडेड एसेज, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपके पास आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, सारे आइडियाज़ एक लड़ी में उसको परोस सकते हो। बट इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लेस आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक विच इज़ गिवन, तो यू कैन सेलेक्ट your choice. I mean, it's totally up to you if you want to talk about both of the sides or the singular side. तो इसमें बेसिकली होगा ये कि आप कहोगे कि हाँ कुछ हद तक to some extent I do agree with it, but there are some factors that I don't agree with and I will write about both of the agreement and the disagreement points in my essay. The third type, which is a very common type, is the advantages and the disadvantages, as you can see here. इसके अंदर ज़रूरी है कि आप बैलेंस लेकर चलो, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही पोज करते हैं कि क्या टॉक अबाउट बोथ ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें एक वेरिएशन ये भी आ जाती है कि अक्सर वो पोज इस तरह से भी कर देते हैं क्वेश्चन के डू द एडवांटेजेस आउटवेट्स डिसएडवांटेजेस और नॉट। तो उस केस के अंदर आपने ये आर्ग्यूमेंट करना होता है कि हाँ इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या नहीं इसके एडवांटेजेस ज़्यादा नहीं हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट इफ़ दे टॉक अबाउट कि यू नीड टू राइट ऑन बोथ एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, तो बैलेंस रखना होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद एक पैराग्राफ आपका एडवांटेजेस पे आएगा, एक पैराग्राफ आपका डिसएडवांटेजेस पे आएगा और फिर कंक्लूजन में आप दोनों की एक जो दरमियान का एक कह लो कि एमिकेबल सा एक सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ या कंक्लूजन होता है, तो वो आप अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड कर दोगे। Next is our problem solution question type. This question type involves discussion on the problem, on the given problem and its solution. अगेन आपने बैलेंस रखना है। अगर आप पूरे ऐसे के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते जाओ कि ये प्रॉब्लम है इस वजह से है, ये है वो है, आप सोल्यूशन की बात ना करो, तो दैट वुड बी एन इनकम्प्लीट एसे। इंट्रोडक्शन के बाद एक पैराग्राफ आपका प्रॉब्लम पे बनेगा, एक पैराग्राफ आपका सोल्यूशन पे बनेगा और उसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी दैट यू शुड गिव सॉल्यूशंस एज वेल, right? So it becomes a little bit tough in a way that you have to think about all the solution that can be there to solve the given problem. Next and the final is both sides plus your personal opinion. ये थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखना क्योंकि इसके अंदर दिस इज़ द ओनली ऐसे इन विच देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा पैराग्राफ। इसके अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे वो टोटल 5 पैराग्राफ्स होंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा 3 बॉडी पैराग्राफ आएंगे। एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप एक आइडिया की बात करोगे, दूसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप दूसरे आइडिया की बात करोगे और तीसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप अपना पर्सनल ओपिनियन दोगे और फिर एंड पर आप कंक्लूजन दोगे। आपका पर्सनल ओपिनियन जो है वो आपके कंक्लूजन से डिफरेंट होगा इस तरह से कि कंक्लूजन में आप सारी बात को समराइज़ करोगे विद इन अ 1 or 2 लाइन, बट इन योर पर्सनल ओपिनियन आप ज़ाती ओपिनियन दे रहे हो कि मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों साइड में से मैं जो ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ ना वो इस साइड की तरफ हूँ और उसकी कुछ ये वजूहात हैं। So your personal opinion should come into an extra, you can say, in a different paragraph.
लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टेम्पलेट इन इटसेल्फ और देखते हैं कि टेम्पलेट आखिर है क्या और उसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे वो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टेम्पलेट बेसिकली एक ऐसा जेनेरिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है जो कि आपको फिक्स्ड एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। आपको हर डिफरेंट ऐसे के लिए पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टू द बॉटम ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे और ऐड करने पड़ेंगे जो कि इन ब्लैंक्स में आने हैं। तो जहाँ जहाँ पर ब्लैंक्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट लगेगी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टाइप दैट यू हैव प्रेजेंटेड इन योर एग्जाम। अभी जब हमने पहले क्वेश्चन टाइप की बात की थी, उससे स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि किन क्वेश्चन टाइप में आपने दोनों साइड की बात करनी होती है और किन क्वेश्चन टाइप में आपने सिंगल साइडेड रहना होता है। तो अब इसमें जो हम चेंजेस करेंगे वो डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश विच वॉज देयर इज सम चेंजेस, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैंक विच and there is this comma, ठीक है, which was always debatable has now become more controversial with many people claiming it is beneficial while others reject this notion. The substantial influence of this trend has sparked the controversy over the potential impact in recent years. ये जो सेंटेंस है, यहाँ तक ये जेनेरिक सेंटेंस है जो कि किसी भी टॉपिक के लिए आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन टाइप के लिए आ सकता है। इट डजंट रियली मैटर आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला ऐसे आया, आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आया, या फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाला कोई ऐसा आया, तो कोई भी ऐसे हो, इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन का जो मेन टाइटल है उसमें से कोई लाइन निकाल कर एडजस्ट करनी है इस ब्लैंक में अंदर, द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्वेश्चन टाइप जो भी आया है, और आगे सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो बेसिकली ये लाइन बता ही रही है कि जो भी हमें गिवन टॉपिक है वो हमेशा से डिबेटेबल था, मतलब कंट्रोवर्शियल था, बट अब उस पर ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई है और कुछ लोग कहते हैं कि वो बेनिफिशियल है, कुछ कहते हैं कि वो बेनिफिशियल नहीं है। और नॉर्मली हमारे पास टॉपिक्स आ ही ऐसे रहे होते हैं कि जिनमें बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल की बात हो रही होती है। इन अ केस अगर ये नहीं होता तो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टाइप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड यू कैन जस्ट ऐड द वर्ड हेयर। और लेट्स से कि कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन उसके ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स हैं, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंस का वर्ड थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो आप कहोगे द टॉपिक, द गिवन टॉपिक विच वाज ऑलवेज डिबेटेबल हैज़ नाउ बिकम। सो गिवन का वर्ड इंपॉर्टेंस की जगह आ जाएगा, ये फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंस की जगह गिवन आ जाएगा, और द गिवन और आगे आप ब्लैंक में टॉपिक डाल दोगे, द गिवन टॉपिक मतलब वट एवर दैट इज विल debatable has now become more controversial, but for most of the question type you can utilize this. Next, ये जो हमारे पास नीचे वाला सेंटेंस है, in my opinion the given former later slash later या former proposition appears to be more rational obviously. इस केस के अंदर आपने क्या करना है, दिस ऐसे विल फर्दर एलैबोरेट माय व्यूज़ फॉर फेवरिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी है आपने इसमें से सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपने करने हैं, एंड इट्स इम्पैक्ट्स विच देन विल लीड टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये बेसिकली जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल आवर थीसिस स्टेटमेंट। ये मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं कि हर जो एक क्वेश्चन होता है ना हमारे पास, कोई भी हम लेट्स से कह लें कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, उसके दो एलिमेंट्स, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट एक तो आता है और साथ में थीसिस स्टेटमेंट आती है। कभी भी आप ऐसे स्टार्ट करोगे ये दो एलिमेंट वहाँ पर होंगे ही होंगे। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ये है जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो आपको एक आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, एक जर्नल सी लाइन। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती है, बताती है कि एज अ राइटर मैं इस ऐसे के अंदर क्या लिखूंगा, मैं इनमें क्या चेंजेस करूंगा, मतलब मैं दोनों साइड की बात करूंगा या मैं सिंगल साइडेड की बात करूंगा, या मैं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूंगा, सोल्यूशन को हाईलाइट करूंगा, या मैं दोनों को बैलेंस लेके चलूंगा। तो वो जो आपने एक अपना स्टांस है ना वो कम्युनिकेट करना होता है राइटर को कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस ऐसे, एंड दैट व्हाट बेसिकली इज योर थीसिस स्टेटमेंट। और आपका पूरा ऐसे जो है वो उस थीसिस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमेगा, आपकी हर एग्जाम्पल जो है वो उसको बैक करेगी। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो ये जो है इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इन माई ओपिनियन द गिवन फॉर्मल लेटर प्रोपोजिशन अपीयर्स टू बी मोर रैशनल, दिस ऐसे विल फर्दर एलैबोरेट माई व्यूज फॉर फेवरिंग द पॉइंट्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। अब लेट्स से आप अग्रीमेंट और इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे आ जाएगा, लेकिन अगर आप डिसएग्रीमेंट और इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप डिसएग्रीमेंट का वर्ड कर देंगे, एंड देन यू विल लीड दैट whole discussion with a logical conclusion. तो once again it's bit generic but this is the point, given formal later जहाँ पर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। given आप तब यूज़ करोगे जब सिंगल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ़ द क्वेश्चन इज सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो उसके अंदर गिवन आ जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि ये चीज़ है, उसके बारे में लोग ये सोचते हैं, आप किस हद तक अग्री डिसएग्री करते हैं, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है। डबल स्टेटमेंट इस तरह से होती है, वो कहेगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं,
आपका क्या ओपिनियन है। तो उसमें फॉर्मर और लेटर, जो कुछ लोग पहले जो ये सोचते हैं और फिर ये, तो जो फॉर्मर होता है वो पुराने वाला होता है और लेटर होता है वो बाद वाला, ठीक है ना। तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि मैं फॉर्मर के साथ अग्री करता हूँ या मैं लेटर के साथ अग्री करता हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट, फॉर विच एवर साइड यू हैव मोर आइडियाज, यू विल सेलेक्ट दैट ऑब्वियसली। और अगर आपको लगता है कि नहीं सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें फॉर्मर लेटर का तो चक्कर ही नहीं है, तो उसके अंदर आप सिंपल यहाँ पर गिवन का वर्ड यूज़ कर लोगे, तो आपका ये टेम्पलेट यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू बॉडी पैराग्राफ। अगर हम बॉडी पैराग्राफ्स की बात करें तो एज आई ऑलरेडी मैंशन कि वी नीड टू ऐड 2 बॉडी पैराग्राफ्स, सो इधर वी हैव 2 बॉडी पैराग्राफ्स। पहले सबसे एनालाइजिंग द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनिंग फर्दर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज दैट। आपने यहाँ पर कोई ना कोई रीजनिंग ऐड करनी है अपने स्टांस से रिलेटेड। अगर आपने ऊपर अग्रीमेंट डिसाइड किया था तो आप अपने अग्रीमेंट से, टॉपिक के अग्रीमेंट के रिलेटेड यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऐड करेंगे कि क्यों आप उसके साथ अग्री करते हैं। Another striking benefit in this regard is that, तो यहाँ पर जो सेकंड ब्लैंक है यहाँ पर भी आप एक वर्ड एडजस्ट करोगे and then categorically discussing it cannot be ignored the main reason behind it. So basically we are adding 3 points here इनमें डिफरेंट तरीके से, जो कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो बजाय कि आप बहुत ये सारा खुद लिखो, आपने एक स्ट्रक्चर याद किया हुआ है, आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स की एडजस्टमेंट करनी है। फ़ायदा ये होगा कि आपकी वोकैब अच्छी रहेगी, और दूसरा ये कि इन माइनर एडजस्टमेंट के साथ, इन 3 एडजस्टमेंट के साथ आपका बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने वो रहना है, कॉन्शियस रहना है। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है प्रोबिंग अहेड, वन ऑफ द मेन अंडरलाइंग रीजन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट, as I already mentioned in the beginning कि I always prefer and suggest to go for one-sided essays. So in this सेकेंड पैराग्राफ भी जो है वो पिछली वाली बात को बैकअप कर रहा है और वगैरह कि इसमें मजीद ऐड करते हुए मैं ये पॉइंट्स का जिक्र करूँगा। बट अगर आप इसको ऑपोजिट लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रोबिंग अहेड की जगह ऑन दी अदर हैंड या ऑन दी कॉन्ट्ररी साइड इस तरह का कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज़ कर लोगे तो ये आपका उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। The rest of the paragraph would remain the same, that one of the main underlying reasons stems from the fact that, तो whatever that fact is, यानी एक, अब यहाँ पर हमारे पास अगेन इस पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स हैं। अगर तो अग्रीमेंट पे ही जा रहे हैं और प्रोबिंग हेड के साथ ही जाना है, तो जो ऊपर 3 पॉइंट बताए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी अग्रीमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट और सोचोगे। लेकिन अगर आप दूसरी साइड की बात करना चाहते हो तो ऑन द कॉन्ट्ररी लिखकर, तो उससे ऑपोजिट साइड के 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड करोगे। I hope that is simple enough and understandable. Last is our conclusion. Obviously, in the conclusion to the argument aforementioned, one can reach with this that the benefits of dash are indeed too great to ignore. या benefit या drawbacks, यहाँ पर जो है वो आप drawbacks का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर बात कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेनिफिट्स को हाईलाइट करवा रहे हो। अगर आप ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करवा रहे हो तो आप यहाँ पर ड्रॉबैक्स की बात कर सकते हो। यानी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन आया था तो आप कह सकते हो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ड्रॉबैक्स हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर इंडीड टू ग्रेट टू इग्नोर। तो यहाँ पर सिर्फ एक दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपने ऐड करनी होगी। तो जो शुरू में जैसे इंट्रोडक्शन में ऐड की थी वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी एंड योर essay would be complete by this format. Now let's look at how can we utilize this template with an actual example. I am going to show you the example right now. Okay, so we have this question कि our personalities are predetermined as a result of our genes before we are born and there's nothing that we can do to change our characteristic traits. To what extent do you agree and disagree? So as we have already talked about कि अगर आपके पास extent वाला question type आए तो you can talk about both of the sides, और आप एक one sided essay भी लिख सकते हैं, तो that is your choice. I always, again, I have mentioned this previously as well, and I will say that this again, and I keep on reiterating this, that I always prefer to go for one-sided essays because they are more valuable. वो आपकी as a writer थोड़ी सी ज़्यादा वर्ड को highlight करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि हमने बताना है कि हम इसके साथ अग्री करते हैं तो किस हद तक अग्री करते हैं, to what extent do you agree to this. So there could be some points that you disagree with and there are certain points that you might agree with, so you can talk about both of them. And the statement of the question is, ये जो ऊपर mention किया हुआ सारा आपके पास एक पैराग्राफ, this is what the actual statement. जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हमेशा इतना एक छोटे से सेंटेंस होगा और उसी से डिफाइन होता है कि हमने इस टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है। अब जब भी आपके पास एग्जाम के अंदर ऐसे आएगा, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। आपने राइट अवे जो है वो टेम्पलेट को वहाँ पे लिख के उसको एडजस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने सबसे पहले आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बातें कर सकता हूँ, उसमें मैं उनको कैसे ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इस टेम्पलेट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड
आइडियली यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 5 to 6 minutes ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपके पास टोटल जो टाइम होता है वहाँ पर राइटिंग के लिए वो अगर हम पीटी की बात करें तो यू हैव 30 minutes, और अगर हम अपने सॉरी यू हैव 20 minutes, और अगर हम बात करें अपने आइल्स के तो आपको एटलीस्ट, वैसे तो आपको 1 hour मिलता है और आपने उस 1 hour में इसको कंप्लीट करना होता है, लेकिन फॉर बोथ द टास्क, लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे की बात करें तो आप उसको 40 minute अलॉट करते हो इन एन आइडियल सिचुएशन। तो हम लेट से अज्यूम करते हैं कि अगर हम आइल्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो 5 minutes उसमें से आपने स्पेंड कर देने हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, और उसमें से 20 minutes आपने यूटिलाइज करने हैं, और बाकी का टाइम जब आप प्रूफ रीडिंग के लिए इस्तेमाल करोगे। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीटी और वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सो एज यू हैव 20 minutes फॉर दिस, एंड आई वुड सजेस्ट to spend at least 5 minutes on the brainstorming, 10 minutes to write the essay, and then 5 minutes to proofread it. So in this way, you will have a very good, you can say, a very good structured essay, और आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर problems नहीं बाद में नज़र आएंगे। Now, there are certain points that I have mentioned here जो कि हमने इस topic से related brainstorm कर लिए हुए हैं। First of all, you can see predetermination of our personalities is by genes. Obviously, this is the topic जो कि मेरे उस given topic से relate कर रहा है, और ये मैंने उसको as it is वहाँ पर add करना है in the introductory paragraph. उसके बाद I have selected the agreement with the point, and then the rest of the points are related to that agreement, और वो different paragraphs में different तरीके से adjust होते चले जाएंगे। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर और हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैंक विच वाज ऑलवेज डिबेटेबल हैज़ नाउ बिकम मोर कंट्रोवर्शियल। तो इसके अंदर मैंने उसी क्वेश्चन स्टेटमेंट में से एक सेंटेंस इस तरह का स्ट्रक्चर कर लिया जो कि इधर फिट बैठेगा कि प्री डिटर्मिनेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटीज़ बाय जीन्स, क्योंकि क्वेश्चन भी ये कह रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक ये करते हैं, मैं क्लास में भी हाईलाइट करता हूँ कि आपने एज इट इज़ वो पूरे के पूरे टॉपिक उठाकर यहाँ पर ऐड नहीं कर देना, वो ग्रामेटिकली ख़राब हो जाएगा। उसमें से सेंटेंस ऐसा निकालो जो कि बात भी कन्वे करे और इस स्ट्रक्चर को ग्रामेटिकली ख़राब भी ना करे। तो ये जो लाइन है दैट वुड गो नाइसली इनटू आवर फर्स्ट ब्लैंक, सो आई एम गोना पेस्ट इट हियर इन द ब्लैंक। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट जो ब्लैंक है वो फिल हो गई है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री डिटर्मिनेशन ऑफ अवर पर्सनैलिटीज बाय जीन्स, comma, which was always debatable, comma, has now become more controversial with many people claiming that it is beneficial. Once again, there is a comma, while others reject this notion. तो ये आपका एक complete solid sentence बन गया। आगे वाली line journal है, as I already mentioned, वो किसी भी question type के लिए आ सकती है। So this is how you edit your introductory paragraph. इसी में हमारे पास अब thesis statement है। मैंने पिछले अभी थोड़ा पहले समझाने, जब मैं इसको समझा रहा था, मैंने बताया था कि अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो तो आपने गिवन सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हो तो उसमें आपने डिसाइड करना है कि मैं फॉर्मर के साथ एग्री कर रहा हूँ या लेटर के साथ। इस केस के अंदर वी डू हैव ओनली वन स्टेटमेंट। उसने ये नहीं कहा कि सम पीपल बिलीव दिस, सम बिलीव द ऑपोजिट ऑफ दिस, एंड विच डू यू अग्री विद। उसने सिंपली हमें एक स्टेटमेंट दिया और उसने कहा कि आप किस हद तक इसके साथ अग्री करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर फॉर्मर और लेटर को erase कर दूंगा, and we would be left with the given proposition appears to be more rational, यानी कि this makes sense to me and this essay will further elaborate my views for favoring। अब यहाँ पर मैं favoring का ही word रहने दूंगा because I am writing in the favor of this point कि मुझे भी लगता है yes कि हमारे जो genes हैं that decides our personality traits, the points regarding agreement with its and its impacts which then will lead to a logical conclusion. तो this is how you balance your introductory paragraph and your thesis statement. अब ये जो पहला एक पैराग्राफ हमारे पास डेवलप हुआ है which is a very solid paragraph, it do not have grammatical mistakes और इसकी जो vocabulary है वो भी अच्छी है, तो आपको अच्छा स्कोर करने के लिए इसी किस्म की ऐसे लिखने की ज़रूरत होती है। Moving on to the body paragraph 1, now we need to add 3 reasons here। और उधर मैंने जब brainstorm किया था मैंने line wise 3 जो स्टेटमेंट हैं वो लिखी हुई हैं। Our genes play a crucial role, our genetic makeup or belief is rooted in scientific evidence. These are the 3 points that I think would go very nicely into the first paragraph. Obviously it would require a little bit of changes based on कि हमने क्या क्या उसमें ऐड करना है और क्या उसको रिमूव करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लाइन सेलेक्ट की है वो आप वैसे ही पुट कर दो। आपने जब वहाँ पे लिख लिया तो एक दफ़ा उसको देख लो कि वो उसके साथ सेट भी जा रही है। सो अगर हम फर्स्ट को देखें कि एनालाइजिंग द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनिंग फर्दर, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आवर जीन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर इनहेरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स। तो दिस फर्स्ट लाइन
goes into this first blank very nicely और हमारा जो grammatical structure है वो भी ख़राब नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की अनदर स्ट्राइकिंग बेनिफिट, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट ऐड करना, स्ट्राइकिंग बेनिफिट इन दिस रिगार्ड इज दैट व्हाट इज दिस स्ट्राइकिंग बेनिफिट, वो हमारे पास ये आ जाएगा कि आर जीन्स मेक अप प्रीडिस्पोजेस अस टू सर्टन बिहेवियरल टेंडेंसीज। अगेन यूजेज ऑफ वोकैबुलरी शुड बी नाइस व्हाइल यू आर एडिटिंग इट, बट लेट्स से आप इतनी अच्छी वोकैब यूज़ नहीं कर सकते इसको एडिट करते हुए, तो भी इट्स ऑल राइट, क्योंकि टेम्पलेट यूज़ करने का मकसद है ये कि आपको खुद से बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स याद ना करने पड़े। And lastly, we have the third point, which we will place here. Okay, the belief, sorry, we have the third point here, जो कि हमारे पास added हो जाएगा. Belief is rooted in scientific evidence linking the genetic structure. The third point हमारा जो है वो last में आ जाएगा. So categorically discussing, it cannot be ignored that the main reason behind this is, it is that this is extra, that belief is rooted in, that our belief is rooted in scientific evidence linking genes to personality traits. This is the statement which might require a little bit of grammatical adjustments in order to put, in order to be adjusted here. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना। बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करें तो सिमिलर टू द बॉडी पैराग्राफ 1, आई ऑलरेडी हैव द अदर 3 points which will go nicely with our body paragraph 2. Okay. So आप यहाँ पर probing ahead, one of the main underlying reasons stems from the fact that genes influence various aspects of our psychological makeup and shaping our personalities. Some word थोड़ी सी repetition है यहाँ पर इस point की ऊपर वाले point से, and I would like to highlight a point here is that you should avoid the repetition. आपने इसको थोड़ा बहुत different कर लेना है। बार बार एक ही पॉइंट अगर रिपीट हो तो वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देता। तो अगर आपको लगे कि मेरे कोई दो या 2-3 आइडियाज़ जो हैं वो बार बार रेपिटेशन का ही साउंड दे रहे हैं, तो आपने कोई डिफरेंट आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर लेने हैं। सिमिलरली अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च कंसिस्टेंटली सपोर्ट द रोल ऑफ डिटर्मिनिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड स्टडीज़ ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स हु शेयर द सेम जेनेटिक मेकअप ऑफन डेमोन्स्ट्रेट स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ इन पर्सनैलिटीज़, वो हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाएगा। लास्ट जो हम ऐड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द रीज़न मेंशन्ड अबव, इट कैन बी क्लियरली स्टेटेड व्हाई मैनी आर। अब मैंने अगेंस्ट और इन फेवर के दरमियान आपको बताया था कि इनमें से एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर व्हाई मैनी आर इन फेवर ऑफ दिस ट्रेंड, बिकॉज मैं सारा अग्रीमेंट पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इन फेवर का वर्ड आ जाएगा। अगर आप डिसएग्रीमेंट पे लिख रहे होते तो यहाँ पर आप इसके अगेंस्ट का वर्ड यूज़ कर लेते। लास्टली कंक्लूजन में एक तो पहले हमने यहाँ पर छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, ड्रॉबैक्स और इसके दरमियान के बेनिफिट सेलेक्ट करना है या ड्रॉबैक सेलेक्ट करना है। इन कंक्लूजन टू द आर्ग्यूमेंट मेंशन्ड अबव, arguments aforementioned, one can reach with this that the benefits / drawbacks of dash are indeed too dire to or great to ignore. अब चूँकि it's in the favor of it, तो I am going to get rid of the drawbacks. ये वाले वर्ड को हम ख़त्म कर देंगे. We'll go with the benefits of our genetic makeup या जो भी है genetic personality traits influenced by the genetics. कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमने एक जेनेरिक वर्ड ऊपर लिखा था आप वो लिख देंगे, और I would copy the same thing once again. Let's say you have run out of ideas and you don't know कि conclusion के आखिरी sentence के अंदर मैं क्या ऐड करूँ, तो आप वो so the benefits of predetermination of our personalities by genes are too great to ignore. ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, लेट्स से आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने सेम लाइन जो इंट्रोडक्शन में लिखी थी वही आपने कंक्लूजन के अंदर भी लिख दी है, बट ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर क्रिएटिव, क्योंकि अब क्रिएटिविटी का ज़्यादा काम रह नहीं गया विद दिस टेम्पलेट, आपने सिर्फ सिंपलर एडजस्टमेंट करनी है. So boys and girls, this was how you can use your template for both of your PT or IELTS essays question types. और इन क्वेश्चन टाइप्स के अलावा आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में, समवेट यही होते हैं. इसमें एक सवाल ये आ सकता है कि अगर लेट्स से मैंने बताया था कि टू बोथ साइड्स और प्लस योर ओपिनियन वाला ऐसे उसमें 5 पैराग्राफ होते हैं, ये टेम्पलेट जो है उस क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन को एक्यूरेटली कवर कर रहा है. उस क्वेश्चन टाइप के लिए जो आपका पर्सनल ओपिनियन का एक पैराग्राफ है वो आपको कंक्लूजन से पहले ऐड करना पड़ेगा, बाकी सबको ये कवर कर देगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.